बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमने हमेशा देखा है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस हो या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आने वाले पेशेंट्स हों या डिफरेंट लोकेलिटी के ऊपर पेशेंट के सवालों जवाब हों या हमारे कमेंट बॉक्स में किए गए आपके कमेंट हों, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर अपने हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुला के बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके और आपको वेल अवेयर किया जा सके। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इसमें हम बात करेंगे कि कंट्रासेप्शन किस तरह की जा सकती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसके मेथड क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो मूड स्विंगिंग होती है, उनके मूड चेंज होते हैं, सास बहू की लड़ाई होती है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं उसमें रियलिटी क्या है, मिथ्स क्या हैं और क्या जो है वो सास बहू आपस में लड़ती क्यों है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपका मूड चेंज क्यों हो जाता है। इन सारे मसाइल के ऊपर हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मेरे स्टूडियो के अंदर मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और फिर अपनी जो सर्विसेज है वो एविसिना मेडिकल कॉलेज में, इसके अलावा नेशनल हॉस्पिटल, आदिल हॉस्पिटल, अशरफ ज़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अपनी खिदमात अंजाम देती हैं। इसी तरह पब्लिक को वेल अवेयर करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होता है, डॉक्टर साहब वहाँ पे भी सब अवेलेबल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने प्रेगनेंसी का जिक्र किया, हमारे मुआशरे में लिटरेसी रेट कम होने की वजह से लोग चूँकि वेल अवेयर नहीं हैं। आजकल अगर हम बात करें तो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारे कंट्रीज़ के अंदर वो तकरीबन अनपढ़ है, या अगर पढ़ी लिखी भी है तो वो भी जाहिलों के करीब तर है क्योंकि वो भी उसको समझ नहीं पाते। प्रेगनेंसी के दौरान औरत के मूड का चेंज होना, क्या ये नेचुरल अमल है? बिल्कुल, ये नेचुरल अमल है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं और कुछ हार्मोन्स जो रूटीन में इतने हाई नहीं होते और वो आहिस्ता आहिस्ता हाई होते चले जाते हैं। और प्रेगनेंसी में बहुत से फिज़िकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिनको हम खून की शरियानों में, नसों में, दिल में, गुर्दों में, दिमाग में और बच्चेदानी में, जो कि यूजुअली एक इतना इम्पॉर्टेंट जिस्म का हिस्सा नहीं होती और प्रेगनेंसी में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो ये चेंजेस की सूरत में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती है और चेंजेस काफ़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं, जिससे अमूमन प्रेगनेंसी के शुरू में पेशेंट बहुत थका थोड़ी सी गनूदगी में, वक्त अपना रूटीन का काम करके भी जल्दी थक जाती हैं, नींद ज़्यादा आती है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, थकावट ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को बहुत से दफ़ा वही बात है, फैमिली में चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और वो समझते हैं शायद ये बहुत नखरे कर रही हैं, शायद ये ऐसा नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये ड्रामे कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ह्यूमनली जो है, जो फिज़िकल उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनकी तरह कुछ लोगों में वो सिम्टम्स या वो साइंस ज़्यादा शो होते हैं और कुछ लोग वैसे ही कोप कर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के बगैर भी प्रेगनेंसी में शुरू में नॉर्मल ही रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर मैं तो बेहतर समझता हूँ, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट, एक तो हमने ये कहा ना कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंगिंग होती है, तो गायनी की जो डॉक्टर्स होती हैं हमारी, गायनोकोलॉजिस्ट हो, पीजीआर हो, एसोसिएट हो, प्रोफेसर्स हो, उनके भी मूड चेंज होते हैं। वो किस तरह लेके चलती हैं अपनी इस प्रैक्टिस के अंदर इस तरह के मसाइल को? गायनी जो है एक हेक्टिक डिपार्टमेंट है। इमरजेंसीज, फीमेल्स की प्रॉब्लम्स, उनके बेबीज़ की प्रॉब्लम्स, गायनी के मसले, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है ये स्पेशलिटी। और फिर भी हम फीमेल्स हैं, हमने घर को भी मैनेज करना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है कई दफ़ा इकट्ठी होके थोड़े स्ट्रेस का भी जरिया बनती है। बिल्कुल, स्ट्रेस तो है। तो कई दफ़ा आप थके हों तो कई दफ़ा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से मशहूर भी हो जाते हैं कि गायनी वाले थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं या गुस्से के तेज़ होते हैं। क्योंकि मेडिकल वालों में ये समझा जाता है कि जब गायनी का नाम आता है ना, वो कहते बचें क्योंकि ये ना बड़ा जो चिड़चिड़ापन है, फिर इनके अंदर साइकी के इश्यूज़ हैं और बड़ा लड़ाईपन वाला मूड होता है। तो लेकिन हमने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो बेशुमार ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, जैसे आप हैं, खुश इखलाक हैं, जिनका स्माइली फेस है, वो सारे काम से भी गुजरती हैं लेकिन अपने ऊपर स्ट्रेस को हैवी नहीं होने देती।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर। जैसे प्रेगनेंसी है, आपने देखा होगा, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि जब सास बहू इकट्ठे आते हैं, एक तो माँ बेटी अगर आ गई प्रेगनेंसी के दौरान तो वो और तरह की केयरिंग करती। कुछ सास बहू भी इस तरह की, जब सास लेके आती है बहू को तो वो फिर कहती है कि डॉक्टर साहब आया तो ड्रामे बड़े कर दिए, एनो खुराक कदी कहती मैंने कुछ दो। तो उसको हम जब काउंसिल करते हैं तो वो आपकी काउंसिल का बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है? बिल्कुल, जब सास और बहू इकट्ठे आते हैं तो कमरे का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, ठीक। और वालदा और बेटी आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। सास जो है वो थोड़ी सी कई दफ़ा थोड़ी सी जजमेंटल होती है, कई दफ़ा बहू की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक। तो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। डाइट तो हमने उन्हें बतानी है, रेस्ट हमने उन्हें बताना है, एक्सरसाइज कौन सी सेफ़ है, क्या काम सेफ़ है, क्या रूटीन सेफ़ है, वो तो हमने दोनों सूरतों में बतानी है। हाँ, कई दफ़ा बताने का तरीका जो है वो थोड़ा सा फोकस जो है कई दफ़ा सास पे शिफ्ट करना पड़ता है और कई दफ़ा पेशेंट पे शिफ्ट करना पड़ता है। जब वो चाह रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही हम हर चीज़ से ही मना कर दें, तो हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या सेफ़ है और क्या अनसेफ़ है। तो उसका बैलेंस स्ट्राइक करना तो वो गायनी की कंसल्टेंट का ही काम है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके 9 मंथ तक कुछ फीमेल्स वॉमिटिंग के साथ रिपोर्ट होती हैं कि मुझे नोजिया रहता है, वॉमिटिंग होती रहती है। क्या ये नेचुरल अमल है या सम फीमेल्स के अंदर होता है और बाकी हर एक में नहीं होता? जैसे मैंने पहले बताया, कुछ हार्मोन्स हैं जो राइज करते हैं, कुछ बॉडीज़ जो हैं वो उसको किसी तरह रिस्पॉन्ड करती हैं, और कुछ बॉडीज़ में जब वो हार्मोन्स राइज हो रहे होते हैं तो वॉमिटिंग, नोजिया, ये चीज़ें परसिस्ट कर सकती हैं। ठीक है। एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक भी ये वॉमिटिंग चल सकती है। हम वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन देते हैं, डाइट चेंज करते हैं, खाने की चीज़ों से चेंज करने की कोशिश करते हैं, दवाइयाँ भी बहुत चलती हैं। कुछ दफ़ा हम लोगों की दवाइयाँ बहुत जल्दी असर कर जाती हैं, कई दफ़ा सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ड्रग्स भी चलती हैं और फिर भी इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और वाकई ये सच्ची बात है कि ऐसा हो सकता है कि एंड तक वॉमिटिंग होती रहे। ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये आता है कि हमारी वो प्रेग्नेंट वोमेन जिनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, वैसे आम रूटीन में वो बीपी की मरीज़ नहीं होती, लेकिन जब जैसे ही वो प्रेगनेंसी होती है तो साथ ही उनका बीपी शूट करना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई को कंटिन्यू रखना कितना ज़रूरी है? कुछ पेशेंट्स हैं जो पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे होते हैं, वो तो हम प्रेगनेंसी शुरू होते ही दवाइयाँ चेंज कर देते हैं और सेफ ड्रग्स पे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों के बाद पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में पता चलता है कि उन्हें हाइपरटेंशन हो गई है। उनमें सेफ ड्रग से ही स्टार्ट लिया जाता है और फिर मॉनिटरिंग ज़रा क्लोज की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक प्रेगनेंसी को सिक्योर करना और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं दुनिया में किसी भी जगह पे हों, उनके ख़ानदान को भी साथ इन्वॉल्व करके काउंसिल करना ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो, और दूसरा हमारा ये था कि हमारे माशरे में भी आसानी पैदा की जा सके, जिसमें कंट्रासेप्शन का हम जिक्र करेंगे कि वो बच्चे कम ही अच्छे, एक दफ़ा हम सुनते होते थे, फिर होता है सोच बदलो, निज़ाम बदलो, फिर इस तरह के कई स्लोगन आए लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हमें आप ये बताइए, क्योंकि बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आप लोगों का डेली वास्ता पड़ता है लोगों के साथ, कंट्रासेप्शन बेसिकली क्या है, फिर हम इसके मेथड्स पे बात करेंगे ताकि हमारे आम व्यूअर्स को समझ आए। कंट्रासेप्शन बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। ठीक। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वसाइल उतने नहीं हैं, हालात उस तरह के नहीं हैं, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़वातीन या कपल्स ही इस तरह आते हैं कि हमें कोई वक्फे का तरीका बताया जाए जो इफ़ेक्टिव हो और इस तरह हमारी डेली रूटीन पे भी उस तरह असर अंदाज ना हो। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम हर दफ़ा या हर दफ़ा ही जब सोचें तो सोचें कि प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो इस तरह हमारे पास ओवर द काउंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सस्ता या कई दफ़ा तो बहुत बिल्कुल फ्री भी सेंटर्स हैं जहाँ से फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों को, पेशेंट्स को अवेयर करते हैं कि आप फ्री अगर लेना है तो यहाँ से ले लें, फ्रीली अवेलेबल होना है तो हर मेडिकल स्टोर पे बहुत से ऑप्शंस हैं, और फिर वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, डिस्कस करते हैं, जो उनके लिए सूटेबल है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कंट्रासेप्शन के जो है बेसिकली इसके मेथड कौन कौन से होते हैं? अगर कुछ लोग जो होते हैं कि वो उसको अडॉप्ट करना चाहें तो उनको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये मेथड क्या क्या है, गायनी के अंदर इसको किस तरह डील किया जाता है, या पब्लिक अवेयरनेस क्या है?
देखिए हमारे पास मेल और फीमेल्स दोनों ही हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। मेल के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। एक कॉन्डम्स अवेलेबल हैं और दूसरा ये कि हम कहें कि मियाँ के बच्चे बंद कर दिए जाएं, वो ऑपरेशन हो जाए। ये दो कॉमनली अवेलेबल चीज़ें हैं। इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ फीमेल्स हैं, इनके पास एक वास्ट वैरायटी है चीज़ों की जो हम कर सकते हैं। कुछ देसी तरीके हैं, कुछ नेचुरल तरीके हैं, उनके अलावा जो हम दवाइयों और टीकों की बात करते हैं उनसे हम शुरू करते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ शुरू करें तो हमें ऐसे है कि हमें हर रोज़ वो चीज़ लेनी पड़े या महीने में कम से कम एक दफ़ा वो इस्तेमाल करनी पड़े, उसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के पीरियड्स में एक दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल हो। कुछ होते हैं उन्हें कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स कि महीने से ज़्यादा वक्फे पे वो इस्तेमाल दोबारा की जाए। आमतौर पे गोलियां हैं, 2 किस्म की गोलियां हैं जो रोज़ की एक गोली लेनी होती है, वो डेली की डेली इस्तेमाल करते हैं। मिस करें तो फेल हो सकती है कॉन्ट्रासेप्शन। इससे आगे चलें तो इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शंस भी 2 तरह के हैं, एक वंस अ मंथ लगने वाले और एक 3 महीने के बाद लगने वाले। ठीक है। इसके आगे चलें तो वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि जिल्द के अंदर रख दी जाए। वो 2 किस्म की हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक 3 साल का वक्फा करने वाली और एक 5 साल का वक्फा करने की। बाजू में वो जिल्द के नीचे रख दी जाती हैं और वो 3 साल या 5 साल के बाद निकाली जा सकती हैं, वक्त से पहले भी निकल सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको आम जुबान में छल्ला बोलते हैं या कॉपर टी हम लोग कहते हैं। वो भी 2 तरह की हैं, एक 5 साल के वक्फे वाली और एक 10 साल के वक्फे वाली। वो भी हम आम गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जाके, इवन जो सेंटर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनमें जाके आराम से रखवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितनी गवर्नमेंट ने अपने बहुत से ये सेंटर्स, कॉन्ट्रासेप्शन के सेंटर्स बनाए हुए हैं, जगह जगह हैं, हर इलाके में है, गाँव शहरों हर जगह हैं, वहाँ पे भी लग जाता है। इसके अलावा हर हॉस्पिटल में भी ये अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं तो इसकी हार्मोन रिलीजिंग एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, आम जुबान में मायरीना बोलते हैं इसको, वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी 5 साल का वक्फा देती है। ये सब हैं रिवर्सिबल मेथड्स कि जिनको हम जब छोड़ेंगे तो खातून दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कुछ हैं इरिवर्सिबल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मर्द का भी ऑपरेशन कर दिया जाए या खातून का ऑपरेशन कर दिया जाए, उसको हम आमतौर पे इरिवर्सिबल मेथड कहते हैं कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे, यानी दोबारा अगर वो बच्चे लेना चाहें तो फिर नहीं हो सकता। वो हतमी परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्ट्रासेप्शन आप कब समझती हैं कि कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, एक औरत ने एक बच्चा लिया, आगे वो आपके साथ आके कंसल्ट करती है कि मैंने 5 साल 3 साल 4 साल का कोई वक्फा लेना है, तो या आप ये समझती हैं कि जब वो फैमिली मुकम्मल कर ले तो कॉन्ट्रासेप्शन पे जाए? देखिए ये तो हर कपल का अपना डिसीजन है। कुछ कपल्स जो हैं जब उनकी शादी होती है वो सेटल नहीं होते, वो पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने मुल्क से बाहर कई दफ़ा मूव करना होता है, तो वो किसी भी बच्चे के प्रेगनेंसी से पहले ही कॉन्ट्रासेप्शन कर लेते हैं टिल द टाइम कि वो स्टेबल जगह पे आए और फिर एक नई लाइफ लेके आए ना दुनिया में। कुछ लोग हैं जो एक बच्चे के बाद कहते हैं कि आप थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, कुछ 2 के बाद, कुछ 3 के बाद, कुछ जब उनकी बस हो जाती है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहबा कुछ कर दें, अब बस बंद कर दें। तो हर तरह के लोग हैं और कपल्स हैं जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट वूमेन जब अपने बच्चा डिलीवर करती है, सी सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव है। हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है। जब तक मदर जो है अपने बेबी को दूध पिलाती रहती हैं और एडिशनल खाना पीना बच्चा नहीं शुरू करता, उस वक्त तक इसका फेलियर रेट 2% है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन जब बच्चा खाना पीना ऐड कर लेता है, 7 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वही ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम होती चली जाती है। तो जो हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग में निकल रहे होते हैं माँ के, वो कम होते जाते हैं, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर असर आने लग जाता है। कुछ माओं में बहुत अरसे तक, साल 1.5 साल तक पीरियड्स आते ही नहीं है जब तक वो फीड कराती हैं, तो वो बहुत अच्छा मेथड ही रहता है। लेकिन कुछ माओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात मेरे अभी जहन में आ रहा था और सवाल हमसे लोग पूछते भी हैं। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, उनका बच्चा डिलीवर होता है 7 मंथ पे जाके। कुछ अर्ली डिलीवरी करवाना चाहते हैं, वो 8 मंथ कंप्लीट होता है, 9 स्टार्ट होता है, तो वो चाहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल पेन लगा के तो बच्चा डिलीवर कर दिया जाए। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल तरीके से हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। जो नेचुरल लेबर है, नेचुरल लेबर पेन्स हैं,
वो डिफरेंट हैं, वो उतनी सख्त नहीं होती हैं एट टाइम्स, वो बहुत तेज़ी से नहीं आती, या कई दफ़ा उनकी डोजेस जो हैं वो हमारे हाथों में तो नहीं है, प्रोसेस स्लोली चलता है। जबकि हम आर्टिफिशियल पेन्स जब भी लगाते हैं उसमें हमेशा एक तो सबसे पहले फेलियर का चांस होता है कि पेन्स लगे ही ना, जो भी हम टैबलेट जो भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये चांस होता है कि अगर पेन्स आना शुरू हो तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा लंबी और पेनफुल हो जाए, जो बच्चे और माँ दोनों पे असर करेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक हद तक जाके बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद वो चीज़ें रुक जाती हैं या स्लो हो जाती हैं, जो कि आगे प्रोग्रेस को रोक देती हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल है लेबर। नेचुरल लेबर उसकी दूसरी तरफ जाएं तो वो एक स्लो प्रोसेस है, पेनफुल कंट्रैक्शंस आने से बहुत देर पहले ही लेबर शुरू हो चुकी होती है, तो बहुत सा काम दर्दों के बगैर हो चुका होता है। तो हमेशा जो वो नेचुरल लेबर है वो बेहतर है, इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल लेबर जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। और दूसरा आपने जो पूछा कि वो वक्त से पहले या अर्ली इंडक्शन जब करते हैं तो हमेशा अर्ली इंडक्शन में फेलियर का चांस ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरल हार्मोन्स और नेचुरल प्रोसेस से शुरू होने से पहले या बहुत अर्ली फेजेस में ही हम पेन्स लगा देते हैं, तो वो फेल होने का चांस एज़ कम्पेयर टू 40 वीक्स वो ज़्यादा ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम कंट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी के ऊपर ही रहते हैं तो इसी को ही हम बात करेंगे और इसके ऊपर ही। तो मैं चूँकि कुछ कन्फ्यूज़न जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं या लोग क्लिनिकल ट्रायल में आके पूछते हैं, तो मैं ज़्यादा कोशिश वो कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ जो लफ्ज़ है वो लोगों के लिए बेहतरीन, उनको समझने में आसानी पैदा करता है। डॉक्टर साहब, एक तो जब हमारी फीमेल्स चूँकि डिफरेंट हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा को हाईली गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं पहुँचती जल्दी, या वो लोग जो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एरियाज़ में रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि कहीं LHV पे, मिडवाइफरी पे, छोटी मोटी जगह पे अपनी डिलीवरी करवा लें। अब उन लोगों का चूँकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता, उस तरह का एक्सपोजर नहीं होता अल्ट्रासाउंड और स्कैनिंग का, वो उनको रिपोर्ट में लिख देते हैं बच्चा उल्टा है या बच्चे का जो ना पानी ज़्यादा है पेट में। तो इसमें क्या रियलिटी है? देखिए, अल्ट्रासाउंड अगर एक स्किल है, वैसे तो रेडियोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग स्पेशलिटी है, उसके अपने कंसल्टेंट्स हैं। हमने भी जब ओपिनियन लेनी होती है तो हम कोशिश करते हैं सीनियर, बहुत ज़्यादा सीजनड कंसल्टेंट हों, वो हमें डिटेल्स दें और फिर हम डिसीजन लें। हम भी बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई दफ़ा अल्ट्रासाउंड को एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है और हर जगह सिर्फ मशीन की अवेलेबिलिटी को एक स्टार या पॉइंट बना के बेचा जाता है कि जी अल्ट्रासाउंड भी साथ मुफ्त में कर दिया जाएगा। कई दफ़ा अल्ट्रासाउंड की उस तरह की ज़रूरत भी नहीं होती या वो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही होती, जो पेशेंट को बता दिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है। तो कई दफ़ा वो मिसगाइड हो जाते हैं, कई दफ़ा उसी की बलबूते पे उस अल्ट्रासाउंड की एक गलत फाइंडिंग को कह के वो सिजेरियन करा लेते हैं या पैनिक हो जाते हैं और वक्त से पहले जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वो ये अपना हो जाता है कि जी बच्चा उल्टा है और नाड़ू उसके गले में चला गया है और फिर जब वो डिलीवरी करते हैं कोई गलत मेडिसिन यूज़ करते हैं, फिर बाद में वो कहते थे बच्चा उल्टा था इस वजह से बचा नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं या रियलिटी इसमें क्या है? देखिए, रियलिटी तो ये है, जब भी उल्टा बच्चा पैदा होता है उसमें रिस्क होता है कि पूरी डिलीवरी होने के बाद बच्चे की सर जो है वो फंस जाए, एक आधे मिनट के लिए भी अगर वो रुक जाता है तो भी बच्चे के दिमाग की खून की सप्लाई पे थोड़ा बहुत असर होता है। तो दुनिया भर में हमेशा उल्टे बच्चों की दफ़ा थोड़ी सी क्या कहते हैं मॉर्बिडिटी या प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस का चांस हर दुनिया में ही ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम ये रिस्क ले रहे हैं तो हमें पहले ही फैमिली को, कपल को बताना चाहिए कि ये आसान नहीं है, रिलेटिवली मुश्किल है, बच्चे पर भी असर हो सकता है। अगर वो इस चीज़ का कंसेंट देते हैं और वो इजाज़त से चीज़ होती है तो फिर वो दोनों मिल के इस चीज़ का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। अगर हम बगैर बताए ही एक चीज़ कर लेते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डॉक्टर की है, जिसको सब चीज़ें पता हैं, वो वैसे ही रिस्की है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी जो सीधे बच्चे के सर जिसमें पहले आता है और बाकी बॉडी बाद में आती है, क्योंकि छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसका सर जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर वो गुजर गया तो बाकी हिस्सा आ जाएगा। जब उसके बरक्स जब उल्टा बच्चा होता है तो बाकी सारा जिस्म पहले आता है और सब सर जो है वो सबसे एंड पे आता है। तो जब सर आता है तो उसमें अगर जगह उतनी नहीं है तो टाइम लग सकता है, खुदा ना ख्वास्ता बच्चा उधर फौत भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर, मुदल्लल अंदाज के अंदर, बेस्ड ऑन साइंस, आसान अल्फाज में गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे
तो हम बात करेंगे कंट्रासेप्शन के ऊपर कि किस तरह जो है वो बच्चों के दरमियान में आप वक्फा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, और इस तरह फिर आने वाली जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करके हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में कंट्रासेप्शन पे भी बात कर चुके हैं, और प्रेगनेंसी जो है उसमें जितने भी आपके मामलात होते हैं उसके अंदर जिस तरह की भी मूड स्विंगिंग होती है, प्रेगनेंसी के हवाले से जितनी भी मिथ हैं आपकी, उनके ऊपर भी हमने बात की। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में ब्रेक के बाद अभी हम बात जब करेंगे तो डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोपटी, छल्ला किस तरह रखा जाता है, कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या इनकी जो जब ये रखा जाता है तो उसके दरमियान फिर उसके बाद क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है, पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन कैसे रख सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने मेथड के ऊपर बात की, मेथड तो आपने बेशुमार बता दिए। फर्स्टली अगर हम ये करते हैं कि मेल के मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं, तो मेल को कन्विंस कैसे करते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों मियाँ बीवी को बुला के? हाँ जी, हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो कपल के साथ ही बात की जाती है। ठीक है। हमारे माशरे में बहुत दफ़ा गायनी के आउटडोर में सरकारी अस्पतालों में ऐसी इन्वायरमेंट ही नहीं होती जहाँ पे मर्द को अंदर आने की भी इजाज़त हो। एक दूर ही इलाके में उसका आना मना कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन या वक्फे के बारे में बात करते वक्त हस्बैंड को बाहर नहीं बिठाना चाहिए, हमेशा उनको भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें भी पता चले क्या ऑप्शंस हैं, क्या तरीके हैं, फिर ताकि वो घर जाके आपस में फिर से डिस्कस करें और एक सूटेबल सा रास्ता अपने लिए जो भी हो उसके डिसाइड करें, क्योंकि ये मरीज़ तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे। ये तो कॉन्ट्रासेप्शन के तो जो है ये, हाँ जी, ये आपके क्लाइंट्स हैं, आप उन्हें सारी ऑप्शंस देंगे, उनमें से एक चूज़ करेंगे और ये उनकी चॉइस है। ठीक। उनको जितनी हम डिटेल बताएंगे उसी तरह वो चॉइस करना उनके लिए आसान हो जाएगा और फिर वो कुछ ना कुछ चूज़ करके आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फैमिली प्लानिंग के जो केसेस होते हैं इसमें बाज़ दफ़ा हमने देखा कि मियाँ बीवी के अलावा बाकी भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। मसलन उनकी अगर दादी, दादा, नानी, नाने की बात की जाए तो वो प्रेशराइज़ करते हैं, नहीं हमें एक बच्चा चाहिए। और ये तो आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट क्या समझती हैं कि ये एक फीमेल के साथ ज़्यादती नहीं होती कि उसकी सोच से बरक्स जाके आप काम करवाते हैं? पाकिस्तान में जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कपल की चॉइसेस को। ठीक। वो चाहे दोनों मियाँ बीवी ही इस बात पे ना राज़ी हों कि हमें और बच्चे चाहिए, या इस बात पे राज़ी हों कि थोड़ा वक्फा करना है, लेकिन जो बाहर का प्रेशर है, चाहे वो सास ससुर की तरफ से हो, चाहे लड़की के माँ बाप हों, चाहे लड़के के हों, चाहे नंदे, इवन जो हमसाए भी हैं वो भी इस चीज़ में जो है वो रोल प्ले करते हैं और ऐसे उल्टी सीधी बातें बता देते हैं जिससे उनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो परेशान होकर वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो हमारा जो मुआशरा है ना वो एंटी कॉन्ट्रासेप्शन है शायद। बिल्कुल, तो वो जो सीधे गैर इस्लामी। बिल्कुल, हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि हर कॉन्ट्रासेप्टिव को गैर इस्लामी ही कहा जाता है आमतौर पे, और जब हम अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है तो वही कपल या वही सारे रिश्तेदार दोबारा आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमल ज़ाया कर दें, तो जबकि वो बड़ा गुनाह है। बिल्कुल ऐसे कि एक जान बन चुकी है। बिल्कुल, जितने भी हों, नहीं अभी इतने दिन गुजरे, इतने मिनट गुजरे, ये सवाल नहीं है कि कितने दिन गुजरे हैं, सवाल ये है कि हम क्या फेल कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है। हमें पता है कि आगे जाके ये प्रेगनेंसी चल के एक इंसान बनना है, तो हमने उसको क्यों ज़ाया करना है। जब वक्फे की बात की जाती है तो उस वक्त सबको पता है कि वक्फा किया जा सकता है, लेकिन वो गुनाह बन जाता है, और जब एक्चुअली प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो बहुत प्रेशराइज किया जाता है। ओवर द काउंटर भी अब बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज किसी को है, वो गोलियों के नाम सब जगह मशहूर हो गए हैं, खुद ही से लोग मेडिकल स्टोरों से, नर्सों से, इधर उधर हमसाइयाँ बता देती हैं कि फ़लानी गोली का नाम है, ऐसे ऐसे खा लो। वो ज़्यादा ख़तरनाक है माँ के लिए। ठीक है, वो बहुत डेंजरस चीज़ है जो हम खुद ही से गोलियां खा रहे हैं, उसका आपके ऊपर क्या ड्रग रिएक्शन हो गया, खुदा न खास्ता आप ब्लीडिंग होने लग गई और आप घर में कोई ना हुआ तो आप बेहोश हो जाएं, खुदा न खास्ता फौत हो जाएं, फिर वो आसान रास्ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने ये बताया, जैसे कि हमने गैर इस्लामी पे बात की तो आपने ये कहा कि आपको पता होता है कि आगे जाके एक जान बनेगी, तो इसीलिए कुरान कहता है कि हम आपके बाहर को नहीं देखते, हम आपके अंदर को देते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है कि आप आगे आप करना क्या चाह रहे हैं। तो बीइंग ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आप लोग तो लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं, उनकी फैमिली को महफूज बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कैप्सूल का लोग समझते हैं कि जी बाजू में रखा जाता है कैप्सूल,
इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये जो रखा जाता है कैप्सूल किस तरह रखते हैं, कितनी देर के लिए रखा जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता? बिल्कुल, ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ये स्किन के नीचे रखा जाता है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक अपरेटस है छोटा सा, और उसके अंदर सिलिकॉन में भरे हुए हार्मोन्स है। बस सिलिकॉन की कई दफ़ा 2 रॉड्स हैं, कुछ दफ़ा 3 रॉड्स हैं। और ये स्किन के बिल्कुल नीचे, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड में, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड में रखा जाता है। और यूं बिल्कुल कोनी से ऊपर ये जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे कोई, हाँ बिल्कुल बाहरी स्किन के जस्ट नीचे हाथ लगाने पे बिल्कुल फील होता है कि ये पड़ा है। हाँ, इधर कोई मेजर वेसल्स नहीं है, कोई मेजर नर्व्स नहीं है जिसको डालने के, ये इसको इंसर्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो सके या पे मतलब कुछ डैमेज हो सके। और ये पड़ा भी सामने होता है तो थोड़ी तसल्ली भी रहती है कि है अंदर तो वक्फा है। तो और इसमें इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा लोगों को अच्छा लगता है ये तरीका कि हम ये कर लेते हैं। और डॉक्टर साहब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 2 तरह के हैं, एक 3 इयर्स का है और एक 5 इयर्स का है। ठीक है, उस दौरान में प्रेगनेंसी के चांस होते हैं? उस दौरान में प्रेगनेंसी के चांस है जी 2 लाख में 1 दफ़ा। ठीक है, यानी ना होने के बराबर। हाँ, बहुत कम। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फीमेल जो है वो कब ये समझे कि उसने कॉन्ट्रासेप्शन अगर कर रही है तो उसको 2 महीने 3 महीने अगर ब्लीडिंग नहीं आती तो वो तब ये समझे कि मुझे प्रेगनेंसी है, या कोई और हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं? अच्छा, जब हम हार्मोन्स का मेथड यूज़ करते हैं ना, जैसे यही हम बात कर रहे थे जो बाजू में कैप्सूल या इंजेक्शंस जो हैं हार्मोन्स के, इन दोनों के साथ ये एसोसिएशन है कि कुछ लोगों के पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक। तो कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी हफ्ता 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, कुछ लोगों को पीरियड्स आना ही बंद हो जाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। हाँ, तो उन्हें बार बार ये टेंशन हो जाती है, कभी प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन जब हम लोग ये चीज़ बता रहे होते हैं, जब ये चीज़ डलने से पहले हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो इसका ना इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन बना ले कि मुझे पता है कि ऐसा भी हो सकता है। बाद में अगर ऐसा हो तो उन्हें उसको टैकल करने का भी तरीका पहले समझा देते हैं कि जी अगर आप परेशान है, कन्फ्यूज है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। पीरियड्स नहीं आ रहे तो परेशान ना हो, ठीक हो गया। क्योंकि ये उसका एक, हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है ना, थोड़े बहुत मतलब नुकसान तो ज़रूर होते हैं। अगर फ़ायदा इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक तो होता ही है ना, बिल्कुल इस तरह ही। लेकिन इस पे हमारे माशरे में तो लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि हाय पीरियड्स नहीं आ रहे, मैं मोटी हो जाऊँगी, पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरा ये हो जाएगा। पीरियड्स नहीं आ रहे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका वज़न नहीं बढ़ता अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे। हाँ, ये उल्टा होता है, अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो फिर आपके पीरियड्स आने कम हो जाते हैं। ये उल्टा है। हम लोगों को ये एक आम माशरे का कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे इसलिए मैं मोटी हो रही हूँ, जबकि आप मोटी हो गई हैं इसलिए आपको पीरियड्स आपके रेगुलर हो। आप कह रहे हैं कि वज़न के बढ़ने से पीरियड्स बढ़ने के बाद पीरियड्स ना आने की वजह से वज़न नहीं बढ़ता। ठीक, ज़्यादातर उल्टा है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात की कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि पीरियड्स ना आने की वजह से मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मुझे कोई तकलीफ भी हो रही है। ये अक्सर लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते, वो ये कहते हैं कि मेरी जब से सी सेक्शन हुआ, ये प्रेगनेंसी हुई, तो मेरे पेट का जो लोअर बेली फैट है ना, ये बढ़ना शुरू हो गया। तो इसमें क्या रियलिटी है? इसमें रियलिटी ये है कि एक दफ़ा जो है अब्डोमेन जो है वो बेबी हुआ, बिल्कुल प्रेगनेंसी जब होती है तो एक स्ट्रेच आता है, एक मतलब आप सोचे ना गुब्बारा एक दफ़ा फूल गया, तो जब हवा निकल जाती है तो कभी भी गुब्बारा बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहता, थोड़ा सा लैक्स हो जाता है। इसी तरह हमारे मसल्स, फैट और लिगामेंट्स भी और स्किन भी ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है। और पाकिस्तान में डिलीवरी होने के बाद एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब वो चीज़ें, हाँ देसी घी तो चले एक बैलेंस चीज़ है ना, आप बैलेंस करके कुछ भी खाएं, एक्सरसाइज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो चीज़ें जो हैं वो वेट को बढ़ा देती हैं। ठीक है। और फिर हम जब उनको इन डेप्थ सवाल जवाब होता है तो पता चलता है कि कुछ कम करने के लिए भी अभी तक किया नहीं है, बस हम मशवरा ही कर रहे हैं या हम उस पर परेशान ही हो रहे हैं क्योंकि मेरा ये ऑपरेशन हो गया है। ब्लेम करने के लिए ऑपरेशन बड़ा अच्छा है, एक बहाना है ना, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हो गया है इसलिए ये हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कैप्सूल की हमने बात की, अगर ये कैप्सूल रखा गया 3 साल वाला, 5 साल वाला, तो उसके दौरान में अगर जो अपनी फैमिली है वो ये प्लान कर लेती है कि अब हम कोई बच्चा लेना चाह रहे हैं, तो वो उसको कब निकलवाएं, कितनी देर पहले निकलवाएं, फिर वो प्लान करें?
प्लान जो है, हम जब फैमिली डिसाइड कर लेती है कि और प्रेगनेंसी चाहिए तो वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, निकालते हैं और फिर वेट करते हैं कि नेचुरल साइकिल रिज्यूम हो रहा है, फिर से पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं। प्रॉपर पीरियड्स शुरू हो जाए। अगर पीरियड्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है दोबारा चांसेस हैं आप कंसीव कर सकते हैं। कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं छल्ले के ऊपर या कोप्टी के ऊपर। छल्ला तो मेरे ख्याल आम जुबान में लोग ज़रा इसको इजीली समझते हैं। तो ये जब आपकी डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी या सी सेक्शन होता है, ये उसके फ़ौरन बाद रखा जा सकता है या इसमें कुछ गैप देना पड़ता है? ये दोनों तरीके हैं। एक तो जिस वक्त डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी या बड़ा ऑपरेशन सिजेरियन, दोनों में ही उसी वक्त भी रखा जा सकता है। इसको हम पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी बोलते हैं कि प्लेसेंटा निकला और साथ ही हमने कॉपर्टी अंदर रख दी। दूसरा ऑप्शन है इंटरवल आईयूसीडी कि 6 वीक्स गुजर गए हैं और उसके बाद आपने जो है वो कॉपर्टी रखी है। और वैसे जब कोई किसी ने बाद में सोचा कि हाँ बच्चा मेरा 2 साल का हो गया, अब मैं वक्फा कर लूँ, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जब उनके पीरियड्स आके ख़त्म होते हैं उससे अगले दिन रखें, ताकि हम श्योर हों कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो फिर हम कॉपर्टी रख देते हैं। ठीक होगा। अच्छा, कॉप्टी के बाद दफ़ा कुछ फीमेल्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आती हैं, वो कहती है मैंने किसी से कॉप्टी रखवाई, मुझे लग रहा है ये मूव कर रही है इधर उधर और इसके बावजूद भी मुझे जो है प्रेगनेंसी हो गई। तो इसका जो रखने का सही तरीका वो क्या है आपकी नज़र में? अगर हम कह रहे हैं ना कि वो मूव कर गई, तो आमतौर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात है। और दूसरी ये कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हर कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर रेट है, चाहे वो 2 लाख में एक दफ़ा ही क्यों ना हो। तो रेयर केसेस में प्रेगनेंसी भी हो जाती है कॉपर्टी रखने के बावजूद, क्योंकि ये परमानेंट मेथड तो नहीं है। और परमानेंट मेथड जो हम कहते हैं ना, हमने ट्यूब्स ही बंद कर दी, फिर भी हमने प्रेगनेंसीज होती देखी हैं, वो भी ऐसे ही है उसका। और हम कहें ना लाखों में एक दफ़ा वो भी होता है। तो ये हम सब ने देखा हुआ है कि बाकायदा बच्चे बंद थे और फिर भी हुआ, और फिर हमने जब सिजेरियन किया तो देखा कि ट्यूबें कहाँ से जुड़ गई हैं दोबारा, और कई दफ़ा नेचुरली ही वो एक दूसरे से फिर से कनेक्ट कर गई होती हैं। तो ये भी रेयर है, कभी कभी लाखों में एक दफ़ा होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, यानी चांस तो होता है ना, चांस तो परमानेंट तो उसको बंद नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉप्टी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? कॉपर्टी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये है कि ब्लीडिंग, जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो थोड़ी सी हैवी होती है। ठीक। कुछ लोगों में कोई इफेक्ट नहीं है और कुछ लोगों में ये है कि पीरियड्स थोड़े हैवी होते हैं। ठीक। इसके अलावा इसके साथ कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्टरलाइज्ड है और ये आपकी बॉडी में रखी हुई है ना। ठीक। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वैसे किसी और फैक्टर से हो रहा है। हम इन्फेक्शंस को भी जो है वो कॉपर्टी के साथ अटैच कर लेते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के साथ भी रिपोर्ट होते हैं कॉपर्टी के बाद। यूटीआई तो वैसे भी कॉमन है ना फीमेल्स में। ठीक। तो वो जब होता है तो हमें एक वो पॉइंट मिल जाता है कि इसके साथ हम इसको एसोसिएट कर दें, एसोसिएट कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली उसके साथ लिंक नहीं है। वो सिर्फ पीरियड्स को थोड़ा हैवी कर सकता है, लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस को नहीं बढ़ा सकता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी, जब हम परमानेंट मेथड की बात करते हैं तो वो कौन सी एज से करना पड़ता है, या वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक हम चलते हैं? पाकिस्तान में एक हम लोगों का एक अमूमी रूल है और एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हैं कि हम कहते हैं कि 35 ईयर्स से पहले हम किसी के परमानेंटली जो है वो बच्चे बंद ना करें। ठीक। उसके बाद जब भी कोई चाहे वो करा सकता है। उसमें फिर हमारे पास क्या मेथड होते हैं? उसके बाद हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। एक, अगर सिजेरियन हो रहा है तो उसके साथ हम कर देते हैं, अब्डोमेन ओपन हुई है, वो सामने नज़र आ रही हैं ट्यूब्स, तब लाइगेट कर दिया। एक जो है हम लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं कि पेट में कैमरा डाला और कैमरा डाल के वो लोकेट करके और वहाँ से हमने लाइगेट कर दिया। एक हम ऐसे करते हैं कि यूट्रस के अंदर से कैमरे के थ्रू जाते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिकली, वैसे हो जाती है। एक होता है मिनी लेप्रोटमी करके छोटा सा पेट में कट दे के ट्यूबें निकाल के उसको वहाँ से लाइगेट और कट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमने देखा है कि जो एजेड फीमेल्स होती हैं, जो 40+, 45+ चली जाती हैं, उनको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो कई दिन ब्लीडिंग नहीं रुकती, उसमें फिर उनको यूट्रस रिमूव करानी पड़ती है। तो इस मेथड को जो है वो आम जो औरत समझना चाह रही है वो क्या है? क्या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बहुत से रीजंस हैं, जैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब एज 40 से ऊपर जाती है तो बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल्स में। कई दफ़ा वेट एक फैक्टर बन जाता है, कई दफ़ा एसोसिएटेड डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, कई दफ़ा फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं, कई दफ़ा एक और मेडिकल चीज़ है एडिनोमायोसिस, कई दफ़ा यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है।
तो इसमें एक बहुत लंबी वैरायटी है रीजंस की। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो हम उसको पहले डिटेल हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, कभी कभी अल्ट्रासाउंड करते हैं साथ, तो डायग्नोसिस बनाते हैं, जो रीज़न होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो हमें लगता है कि शायद हार्मोन्स ही इम्बैलेंस है, तो आमतौर पे फिर हम अगर बाकी चीज़ों को रूल आउट कर लिया जाए तो फिर हार्मोन्स देते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत दफ़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई दफ़ा हार्मोन्स जो हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद रेजिस्टेंट ब्लीडिंग होती है और वो पेशेंट कई दफ़ा हिस्टेरेक्टमी जैसे रिमूवल ऑफ यूट्रस में एंड अप होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपकी बात से एक बात मेरे माइंड में आ गई कि कुछ फीमेल्स जो उम्र पे हज पे जाती हैं तो वो अपनी डेट्स को जो है ना वो रोकने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, क्या उससे भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? बेसिकली हम नेचुरल साइकिल को इंटरफेयर करते हैं ना, कि हम उन खास दिनों में फलाने से फलानी डेट तक जा रहे हैं, तो उसमें हम साइकिल को ना आए, पीरियड्स ना आए, हाँ, तो साइकिल को प्रोलॉन्ग करते हैं अक्सर। तो जब वो साइकिल वो वापस पाकिस्तान आते हैं, दवाइयाँ छोड़ते हैं, तो फिर साइकिल आता है एक, फिर हमारा जो नेचुरल साइकिल है और जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है वो आपस में थोड़ा सा इंटरप्ट करता है। कई दफ़ा इरेगुलर साइकिल हो जाता है, कई दफ़ा थोड़ा हैवियर हो जाता है, लेकिन 2 से 3 महीनों में वो सेटल हो जाता है, ऐसे लंबा नहीं चलता वो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, परमानेंट मेथड के ऊपर भी हमने बात कर ली और जो बाकी मेथड्स हैं वो तो लोग जानते ही थे। परमानेंट मेथड के अंदर एक तो आपने ट्यूब्स का बता दिया, क्या इसमें कहीं भी यूट्रस भी निकालनी पड़ जाती है? सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के मकसद के लिए तो हम एक इंसान का ऑर्गन नहीं निकाल सकते ना। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली साथ एक चीज़ हो जाती है कि अब बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। ठीक, यानी सिर्फ आप चाहते हैं कि ट्यूब्स को बंद करते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी आगे ना और वो अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर गुफ्तगू की और मैंने भी कोशिश की कि ऑडियंस के जो सवाल जवाब थे उसको आसान अल्फाज में आपसे लें और लोगों तक पहुँचाएँ, और आपने ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ये किया। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, हमने जब भी आपको बुलाया और आपने हमेशा हमें ऑनर दी। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, डॉक्टर ज़हरा सफदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और पब्लिक के लिए तो मेरा यही है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली को प्लान करें, मियाँ बीवी आपस में बात करें कि हमें कितनी फैमिली चाहिए, क्या चाहिए। जब हम आपस में बात नहीं करते तो हमें एक दूसरे के आइडियाज़ का पता नहीं चलता। कई दफ़ा हस्बैंड फैमिली कंप्लीट समझ रहे होते हैं और फीमेल चाहती हैं और बच्चे हों, कभी उल्टा हो जाता है। तो हमेशा हमें प्लान करना चाहिए। अगर वक्फा करना है तो बहुत से सेफ़ इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, उनको यूज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन जब प्रेगनेंसी हो जाए और फिर हम जगह जगह उल्टी सीधी जगहों पे जाते हैं, ढूंढते हैं कि कौन ये गलत काम हमारा कर दे, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अभी तो प्रेगनेंसी शुरू हुई है अभी, फिर हमें अपने आप को ही जो क्या कहते हैं ना रीजंस देने पड़ते हैं। तो हमेशा हम जैसे छोटी छोटी चीज़ें प्लान करते हैं, घर बनाना प्लान कर रहे हैं, नौकरी के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो फैमिली को भी प्लान करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा सफदर मौजूद थी जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ज़हरा जो है बेसिकली एविसिना मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं, और इसी तरह डिफेंस के अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और इसी तरह ज़िया हॉस्पिटल्स में। और बाकी आप डॉक्टर साहबा के साथ किसी भी तरह का अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या डॉक्टर साहबा की बातों से आप मुत्तफिक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। और डॉक्टर साहबा के मुतल्लिक़ कुछ भी अगर जानना चाहें आप गूगल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहबा को सर्च भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं डॉक्टर साहबा वहाँ पे मौजूद हैं। और डॉक्टर साहबा से कांटेक्ट करके आप अपनी बारे में, अपनी सेहत के बारे में, जितनी भी फीमेल्स हैं वो कुछ जानना चाहें तो जान भी सकती हैं। आप जब कमेंट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमारी आवाज़ को हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है और हम हमेशा ऑन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो बातें हमने की आप 100% एग्री करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप अपने कमेंट का, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आपको ये लगे कि हमारी बातें आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकती हैं तो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि जो मसाइल उनको आने वाले हैं उसके बारे में उनको आगाही मिल सके। मुझे, डॉक्टर ज़हरा सफदर को और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा आपके कमेंट्स को देखेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।